दुबई, जो कि मिडिल ईस्ट के देश संयुक्त अरब अमीरात का शहर है और मुस्लिम मुल्क का ये शहर जितना खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत बना है 80,000 स्क्वायर फीट में फैला ये मंदिर। तीन साल में बनकर तैयार हुए इस मंदिर का उद्घाटन अभी 4 अक्टूबर को ही हुआ। लेकिन कुछ घंटों के भीतर ही मंदिर को लेकर विवाद खड़ा किया जाने लगा है। विवाद क्यों हो रहा है और कौन है इस विवाद के पीछे, इसके बारे में आपको बताएं उससे पहले भव्य मंदिर के अंदर आपको ले चलते हैं। मंदिर में 16 देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मुख्य द्वार से मंदिर में प्रवेश करते ही सामने भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी की प्रतिमा है। मूर्ति के सामने ही शिवलिंग बनाया गया है और नंदी भी विराजमान किए गए हैं। बाकी भगवान की मूर्तियां शिवजी के मंडप के दोनों ओर रखी गई हैं। पांच 5,000 स्क्वायर फीट का मुख्य हॉल है। 1500 श्रद्धालु एक बार में बैठ सकते हैं। 200 श्रद्धालुओं के लिए एक दूसरा हॉल भी है। मंदिर के निर्माण में 900 टन स्टील, 600 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, 1500 स्क्वायर मीटर मार्बल का इस्तेमाल हुआ। यूएई के लेखक अब्दुल्ला अलमादी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके मंदिर के निर्माण का विरोध किया। अब्दुल्ला ने लिखा, बहुत अजीब बात है, जब चरमपंथी हिंदू भारत में मुस्लिम मस्जिदों को नष्ट कर रहे हैं, ऐसे समय में मोदी की कट्टर सरकार के समर्थन से संयुक्त अरब अमीरात में $16 मिलियन में एक हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। ये न सिर्फ अनुचित है बल्कि अस्वीकार है। मुस्लिम लेखक के इस विरोध के बीच दुबई में मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मंदिर दर्शन के लिए लोग ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं और अक्टूबर तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 6:30 बजे से रात के 8 बजे तक का है। अनुमान बताया जा रहा है कि दिवाली के मौके पर मंदिर में दर्शन के लिए 1 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं। सामान्य दिनों में दर्शन के लिए 6,000 लोगों के आने का अनुमान है। यूएई में करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं। इनमें हिंदुओं के अलावा मुस्लिम, सिख और ईसाई भी शामिल हैं। दुबई के जिस इलाके में ये भव्य मंदिर बना है वो जेबल अली इलाके की पहचान धार्मिक स्थल के तौर पर है। इस पूजा गांव में 6 चर्च और सिख श्रद्धालुओं के लिए बेहद खूबसूरत गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा भी है। दुबई के इस मंदिर को लेकर कट्टरपंथी विरोध जता रहे हैं तो 2024 तक अबू धाबी में एक और मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। तो इधर वाराणसी में शिवलिंग के दावे को लेकर आज कोर्ट में एक अहम फैसला आना था, लेकिन फैसला 11 अक्टूबर तक टल गया है। हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग कह रहा है उसे मुस्लिम पक्ष फव्वारे का बेस कह रहा है। हिंदू पक्ष की मांग है कि शिवलिंग की जांच के लिए कार्बन डेटिंग कराई जाए। क्या ये कार्बन डेटिंग, आज आप इस रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे कि आखिर होती क्या है कार्बन डेटिंग।
शिवलिंग के दावे का सच क्या है? ज्ञानवापी में शिवलिंग है या फव्वारा? हिंदू और मुस्लिम पक्षों के सामने अपने अपने दावों के बीच देश को इंतजार इस बात का है कि कोर्ट क्या फैसला देता है। हिंदू पक्ष जिस पत्थर की आकृति को शिवलिंग बता रहा है, मुस्लिम पक्ष उस पत्थर को फव्वारे का बेस बता रहा है। हिंदू पक्ष की मांग है कि पत्थर की जांच हो ताकि उसकी उम्र का पता चले और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ऐसे मुस्लिम उसको फव्वारा कह रहे हैं, तो फव्वारा कह रहे हैं और कार्बन डेटिंग से हमारे शिवलिंग की कितना प्राचीन है और उसके अर्घे कहाँ हैं, क्या है। और कार्बन डेटिंग नहीं, इसको वैज्ञानिक जांच कहिए। मेरा कार्बन डेटिंग ऑब्लिक वैज्ञानिक जांच है। वैज्ञानिक तरीके से इसकी जांच करके इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, जिससे शिवलिंग को किसी प्रकार से क्षति पहुंचाए बगैर। तो यह जांच की विषय है। और जो आदेश आ जाएगा, आदेश के बाद जांच हो जाएगा कि कितना पुराना शिवलिंग है। इससे 1947 में शिवलिंग था, ऐसे पुराना था, कितना था, पता चल जाएगा। अब कार्बन डेटिंग पर फैसला 11 अक्टूबर को आएगा। जिस कार्बन डेटिंग से शिवलिंग के दावे का सच जानने की उम्मीद की जा रही है, वो कार्बन डेटिंग है क्या? आज देश को इस बारे में हम विस्तार से बताने जा रहे हैं और इसे आसान शब्दों में समझने के लिए हमने संपर्क किया BHU के इतिहास के प्रोफेसर प्रवेश भारद्वाज से। सबसे पहले कार्बन डेटिंग है क्या, आसान भाषा में उसे जान लीजिए। कार्बन डेटिंग जो है प्राचीन वस्तुओं की, जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त अवशेषों के आधार पर काल गणना निर्धारित करने वाली अत्यंत ही संवेदनशील नवीनतम प्रणाली है, जो लगभग 20,000 वर्षों तक के वस्तुओं का काल निर्धारण या तिथि निर्धारण कर लेने में सक्षम है। किसी वस्तु की उम्र और समय निर्धारण की विधि को कार्बन डेटिंग कहते हैं। 20,000 साल पुरानी वस्तुओं की उम्र का पता लगाया जा सकता है। कार्बन डेटिंग विधि की खोज 1949 में की गई। असल में कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से पुराने वस्तु की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। जैसे कोई पुरातात्विक खोज हो या फिर सालों पुराने मिट्टी में दबी मूर्ति या खजाना। तो ये कितना पुराना हो सकता है, इसकी गणना के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे ही कार्बन डेटिंग कहते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक कार्बन डेटिंग भी कई प्रकार से की जाती है। ऐसे में शिवलिंग के दावे वाले पत्थर की उम्र का पता लगाने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जा सकता है, इसके बारे में प्रोफेसर प्रवेश भारद्वाज क्या कहते हैं, आप जरा उसे जानिए। ज्ञानवापी मस्जिद के संबंध में या उसके संबंध में जानकारी का है कि किस प्रकार की मेथोलॉजी का वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, यह करना अत्यंत कठिन है। उसमें कई एक मेथड होते हैं, जैसे कि C14, C16, C13, C12। पुष्पों के जो पराग होते हैं, जो प्रायः सहस्त्रों वर्षों तक विनष्ट नहीं होते हैं, उनको पुरातात्विक स्थल से प्राप्त कर लेना एक आसान कार्य रहेगा और वैज्ञानिक इनके परीक्षण के द्वारा उसकी तिथि का निर्धारण कर लेंगे। ज्ञानवापी के वजूखाने से मिले कथित शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष का मानना है कि कार्बन डेटिंग से सच सामने आएगा, क्योंकि ज्ञानवापी में जो शिवलिंग की आकृति मिली है वो स्वयंभू शिवलिंग है, जो कि सालों पुराना है। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानव्यापी में जो सर्वे हुआ उसमें शिवलिंग नुमा आकृति 16 मई को मिली थी। हिंदू पक्ष ने इस आकृति को शिवलिंग माना और दावा किया कि ये ज्ञानव्यापी मस्जिद असल में वही काशी विश्वनाथ मंदिर है। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस आकृति को फव्वारे का चबूतरा कहकर हिंदू पक्ष के दावे को खारिज कर रहा है। वैसे तर्कों की कसौटी पर वहां की तस्वीरों को तौलें तो एक बात साफ दिखती है कि हिंदू धर्म में जिधर नंदी भगवान का मुख होता है उधर ही मंदिर होता है, और मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में नंदी का मुख अभी वाले मंदिर की तरफ ना होकर उस वजूखाने की तरफ है, जहां कथित तौर पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था।
इसलिए हिंदू पक्ष शिवलिंग की उम्र का पता लगवाने के पक्ष में है। पूरा मामला मस्जिद की दीवार से सटी श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की मंजूरी की मांग से शुरू हुआ था, जो अब शिवलिंग के दावे तक पहुंचा है। अब कोर्ट को तमाम तर्कों और सबूतों के आधार पर अपना फैसला देना है। उसी फैसले के लिए कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। आज की सुनवाई टल गई है और अब 11 अक्टूबर को काशी की अदालत में इसके लिए अगली तारीख तय की गई है। तो भारत की बात लगातार जारी है। आज 7:35 पर स्पेशल सेगमेंट में देखिएगा आस्था पर आघात पर आक्रोश। सनातन के अपमान की शपथ, हिंदू धर्म पर हमले की पिक्चर, आस्था पर आघात का आक्रोश। देखिए शाम 7:35 पर। न्याय, स्वाधीनता, समानता, ये वो स्तंभ हैं जिन्होंने भारत का निर्माण किया है। एक ऐसा देश जहां हर व्यक्ति को प्रतिष्ठा और उन्नति के अवसर मिलते हैं। पर आजादी के 75 साल बाद भी दलित वर्ग सदियों से जाति व्यवस्था की बेड़ियों में बंधा हुआ है। वो आज भी बदतर हालात का शिकार है। भारत की लगभग 20% जनसंख्या दलित है। दलित आज भी गरीबी में जीते हैं। वे शोषण के शिकार हैं, छुआछूत के भेदभाव से ग्रस्त हैं और उन्हें आर्थिक उन्नति के अवसर नहीं मिल पाते। भारतीय संविधान के पितामह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन दलितों के उत्थान के लिए न्योछावर कर दिया। बीते वक्त में कई राज्यों और केंद्रीय सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ बातों तक ही सीमित रह गए। दलितों को सामान्य मानवाधिकारों तक से वंचित रखा गया। वे अभी भी उत्पीड़न और भेदभाव के शिकार हैं। हैरान कर देने वाली ये सच्चाई देश के लिए बेहद शर्मनाक है। सिर्फ चुनिंदा लोगों ने जातिगत भेदभाव के बंधनों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब शोषित वर्ग का साथी बनकर मानवाधिकार और सम्मान की लड़ाई के लिए, अंबेडकर के भारत के निर्माण के लिए केसीआर भारत और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि तेलंगाना में एक क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, अपनी अभूतपूर्व योजना के जरिए, जिसका नाम है तेलंगाना दलित बंधु। लगभग 17.5 लाख दलित परिवारों के लिए तेलंगाना उनका घर बन चुका है। अब वे तेलंगाना को कहते हैं उम्मीदों की धरती। और ये सब संभव हुआ दलित बंधु की वजह से, जिसे टीआरएस सरकार ने शुरू किया साल 2021 में। दुनिया की ऐसी पहली योजना जो हर दलित परिवार को 10 लाख रुपए की उच्च स्तरीय आर्थिक सहायता देती है। इस योजना के साथ कई और लाभांश योजनाएं जुड़ी हुई हैं, जिन्हें पूरे राज्य में लागू किया गया है। लेकिन दलित बंधु योजना को खासतौर पर दलित वर्ग के उत्थान के लिए बनाया गया है। इस योजना का उद्देश्य है 17.5 लाख दलित परिवारों को कुछ मूलभूत सुविधाएं देना, जैसे हर परिवार को 10 लाख की धनराशि देना, शून्य भुगतान के साथ 100% सब्सिडी देना, धनराशि सीधे बैंक खाते में पहुंचाना, गांव, मंडल, जिला और राज्य स्तर पर दलित बंधु सहायता कक्ष और निगरानी समिति की स्थापना, लाभवर्धक योजनाओं, सरकारी ठेके और लाइसेंसेस में दलितों को 10% आरक्षण देना। इसके साथ ही तेलंगाना की एक और दूरदर्शी योजना है दलित छात्रों को रिहायशी स्कूल और कॉलेज मुहैया करवाना और 20 लाख रुपए विदेशी छात्रवृत्ति, अंबेडकर विदेशी विद्या निधि, ताकि उन्हें शिक्षा के रूप में सफलता का सबसे ताकतवर मंत्र मिल पाए। हुजूराबाद 2021 तेलंगाना दलित बंधु की शुरुआत हुई। तेलंगाना की दलित बंधु एक ऐसी अभूतपूर्व योजना है जो अपने लाभार्थी पर पूरा विश्वास करती है। हर परिवार को अपने व्यापार का फैसला लेने और अपने सपनों को हासिल करने की पूरी आजादी दी जाती है। నేను వచ్చేసి ఫార్మసీ చదివాను సార్.
దాని తర్వాత యాజ్ ఏ ఫార్మసిస్ట్గా చాలా ప్లేస్లో చేశాను సార్. ఎప్పుడైతే మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈ దళిత బంధు పెట్టిందో అప్పుడు ఇంకా నేను నాకు ఎప్పటి నుంచో నా ఓన్గా బిజినెస్ పెట్టుకున్నామని నాకు అంతకుముందే ఉండేది సార్. మన టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ దళిత బంధు స్కీమ్ ఒకటి పెట్టి నా ఓన్గా నేను సెటిల్ కావడానికి ఒక ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేసింది సార్. परिवारों को लाभार्थियों की तरह देखा जाता है और 10 लाख रुपए सीधे उनके खाते में पहुंचाए जाते हैं। हर परिवार अपनी मर्जी से ये चुन सकता है कि वो कैसे इस 100% की सब्सिडी को इस्तेमाल करना चाहता है। वो एक या एक से अधिक व्यापार शुरू कर सकता है। कई लाभार्थी अपने साधनों को मिलाकर एक साथ व्यापार शुरू कर सकते हैं। वे किसी भी क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं। अब वे आसमान छू रहे थे। बहुत कम वक्त में बदलाव की ये बयार फिजाओं में बहने लगी। ये उन 40,000 कहानियों का एक छोटा सा हिस्सा है जिन्हें तेलंगाना ने दलित बंधु स्कीम के जरिए सशक्त बनाया है। सिर्फ 1 साल में इस योजना ने देश की हर दलित उत्थान योजना को कोसों पीछे छोड़ दिया। अब तक दलित बंधु स्कीम को तेलंगाना के सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है। लाभार्थियों ने अपने परिवारों के लिए सुख और समृद्धि हासिल की है। रोजगार और आमदनी के जरिए उन्होंने अपने समुदाय के लिए अवसर तैयार किए हैं। दलित बंधु स्कीम की शानदार सफलता ने टीआरएस सरकार को अपने प्रयास और तेज करने के लिए ऊर्जा प्रदान की है। 4,000 करोड़ रुपए और 40,000 लाभार्थियों से शुरुआत करके आज तेलंगाना सरकार ने दलित बंधु का बजट बढ़ाते हुए 17,700 करोड़ रुपए कर दिया है ताकि वो 2 लाख लाभार्थियों तक पहुंच सके। और इसी के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम बन गई है। దళిత బంధు వచ్చిన తర్వాత ఈ 10 లక్షలు అనేది మామూలుగా అందరికీ ఆపర్చునిటీ రాదు. ఇది పూర్తిగా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మాకు 10 లక్షలు ఇచ్చేసి మీ ఇష్టం ఉన్న వ్యాపారాన్ని పెట్టుకో అని చెప్పేసి అనడం వల్ల మాకు ఇంత ఆర్థిక పురోగతి కలిగింది. అదే కాకుండా మేము ఇంతకుముందు ఒక దగ్గర వర్కర్గా పనిచేసిన వాళ్ళం ఇప్పుడు ఓనర్గా ఉండగలుగుతున్నాం। जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए ऐसी क्रांतिकारी योजना इससे पहले कभी तैयार नहीं की गई, जहां दलितों को मिलता है 100% अवसर और साथ ही 100% सम्मान। దళిత బంధు పథకం రాకముందు మేమైతే చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసాం। దళిత బంధు పథకం కింద మేము ఈ ఎంబ్రాయిడరీ మిషన్ ఎంచుకొని పెట్టుకున్నాము। నేర్చుకున్న వరకునే నేను ఫుల్ఫిల్ చేయాలనుకొని ఈ ఎంబ్రాయిడరీ స్టార్ట్ చేశాను సార్। ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు కేసీఆర్ గారికి, తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి కూడా మేము ఎంతో రుణపడి ఉన్నాము। ముగ్గురం కలిసి ఒక యూనిట్ పెట్టాము, అంటే 30 lakhs పెట్టి ఒక వెహికల్ ఇప్పుడు అమెరికన్ టూరిస్ట్ షాప్ పెట్టాము। బాగానే నడుస్తుంది ఇప్పుడైతే। అంటే నేను జాబ్ చేసేవాడిని, ఇప్పుడు ఓనర్గా అంటే ఒక కంపెనీ ఓనర్గా ఇప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నా, చాలా హ్యాపీగా ఉంది। జీవనోపాధిగా మిషన్ కుట్టుకుంటూ బ్రతికేదాన్ని సార్। మాకు 3 పిల్లలు, వాళ్ళని చదివించుకుంటూ మేము బ్రతకాలంటే చాలా కష్టమైంది సార్। ఇప్పుడు దళిత బంధు ద్వారా కేసీఆర్ గారు ఆదుకున్నారు సార్। వాళ్ళు ఇద్దరం కలిసి పెట్టుకున్నాం సార్ మిషన్। కోయంబత్తూరు నుంచి వెళ్ళి తెప్పించుకున్నాం సార్ మిషన్। నాన్ ఓవెన్ బ్యాగ్స్ సార్। మేము మాకు నెలకు 50,000 వరకు వస్తాయి సార్। 3 జీతాలు 50,000 వరకు వస్తాయి సార్। तेलंगाना की सरकार के लिए रिकॉर्ड तोड़ना अहम नहीं है, बल्कि अहम है सबको आर्थिक स्वतंत्रता देना। हर दलित बंधु लाभार्थी को 10 लाख रुपए की धनराशि के साथ 10,000 रुपए का एक सुरक्षा कवच मिलता है, जिसे दलित रक्षण निधि कहते हैं, ताकि किसी चुनौती भरी स्थिति में सभी दलित परिवारों को आर्थिक सहायता मिल पाए। इसे सशक्त बनाने के लिए तेलंगाना सरकार अतिरिक्त 10,000 रुपए का योगदान देती है, जो तयशुदा धनराशि से अलग दिया जाता है। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुनिया में कहीं और देखा और सुना नहीं गया। केसीआर सरकार के लिए इसका महत्व आर्थिक फायदे से कहीं अधिक है। अगर दलित बंधु का कोई लाभार्थी किसी लाइलाज बीमारी या हादसे का शिकार हो जाता है, तो उसके परिवार को तनाव और चुनौतियों का सामना करने की जरूरत नहीं है। वो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। यही उद्देश्य है इस खास सुरक्षा कवच का, जिसका नाम है दलित रक्षण निधि।
కేసీఆర్ సార్ ఇంత పెద్ద స్కీమ్ తీసుకురావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం సార్. మాలాంటి వాళ్ళకి ఓన్గా ఒక కంపెనీ పెట్టి ఎస్టాబ్లిష్ కావాలనుకునే వాళ్ళ కోసం ఇది గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ సార్. అదే కాకుండా దళితులు అంటే సమాజంలో అందరికీ చిన్న చూపుగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది ఇవ్వడం వల్ల సారు దళిత బంధు ఇచ్చి మమ్మల్ని ఎంతో ఆదుకున్నారు సారు. మాకు మరో అంబేద్కర్ గారు సారు మాకైతే మాటల్లో చెప్పలేము. ఆయనకు మాకు ఎంతో బతుకునిచ్చిండ్రు అసలు. केसीआर सरकार के निर्भीक नेतृत्व में दलितों के पास अब एक ऐसी सरकार है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है और उनका ख्याल रखती है। तेलंगाना सरकार दलितों को उत्पीड़न से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाती है ताकि हर दलित इस दुनिया में सम्मान के साथ अपना सर उठाकर चल सके, अपनी सफलता की कहानी लिख सके, रोशन कर सके तेलंगाना को, और उसी के साथ रोशन होगा भारत। आज की बड़ी खबर प्रेजेंटेड बाय नेरोलैक इंप्रेशंस कश्मीर। नो पेंट की बदबू, ओनली कश्मीर का एहसास।